छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आज हम आपको बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो हमारा पहला ही पेपर चल रहा है जिसका नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके अंतर्गत भी थर्ड यूनिट चल रही है और थर्ड यूनिट में जो हमारे विभिन्न प्रकार के शिक्षा आयोग गठित किए गए हैं। तो तीसरे नंबर का जो हमारा शिक्षा आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जो नाम से जाना जाता है, उसके हम सुझाव पर चर्चा करेंगे। उसके वैसे तो जितने को उन्होंने सुझाव दिए हैं, कुछ सुझाव को तो हमने पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज उनके और कुछ सुझाव लेकर के आए हैं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य यानी कि इससे पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया है। अब उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि जो डिग्री कॉलेज होते हैं हमारे या यूनिवर्सिटी हमारी जो होती है, उस स्तर के जो बालक होते हैं उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए, उनसे हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करवाना चाहते हैं। देखिए, हर स्तर के बालक के जो है प्राथमिक के माध्यमिक के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, क्योंकि उनका बौद्धिक लेवल, उनका मानसिक स्तर जो है उसी स्तर का होता है। तो जिस स्तर का उनका मानसिक स्तर होता है, क्योंकि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग का जो बच्चा है वो आपका प्राथमिक शिक्षा में है और उस प्राथमिक शिक्षा में है, और उसके बाद का जो है फिर निम्न आपका माध्यमिक शिक्षा में आता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि एक 6 वर्ष से 17, 18, 19 साल का जो बच्चा होता है वो प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के लेवल पे आता है। तो उसका बौद्धिक स्तर उसी स्तर का होता है, तो उसी स्तर से उनके शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो अब हम उन्होंने जो सुझाव दिए हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उन पर नजर डालेंगे। पहला इन्होंने बताया है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं नवीन तथ्यों या सत्यों की खोज करना, है ना। देखिए, खोज करने वाली बात आई है। खोज करने में हम पहले भी डाल सकते थे जो इससे पहले वाले माध्यमिक स्तर के थे, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर उस स्तर का नहीं है कि जो वो खोज कर सके या रिसर्च वर्क को कर सके। यहाँ पर बौद्धिक स्तर बढ़ गया है ना, वो कम से कम उनसे 2-3 साल बड़े हो गए हैं, तो उनका आईक्यू लेवल जो बढ़ गया है। तो इसीलिए उनको कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति है, तो उनको नवीन ज्ञान की प्राप्ति करानी है, और दूसरे जो नए तथ्य हैं, नए सत्य हैं, उनको खोज करानी है। नेक्स्ट क्या है, पुराने ज्ञान एवं विश्वासों का मूल्यांकन करना, यानी कि इससे पहले जो हमारा पुराना ज्ञान था या पुराने हमारे जो विश्वास थे, पुराने हमारे प्रतिमान थे, मूल्य थे, है ना, उनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन क्या करना है कि वो जो है हमारे जीवन में काम आने वाले हैं या नहीं है, वो उपयोगी है या अनुपयोगी है? उनसे हमारा भला होता है या नहीं हो पा रहा, या वैसे हम बिना मतलब के उन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, या बिना मतलब के ही वो ज्ञान उनको देना चाहते हैं जो ज्ञान उपयोगी नहीं है, उनके जीवन में आने वाला नहीं है। तो पुराने ज्ञान को हम कसौटी पर खरा कसना चाहते हैं वर्तमान के स्तर पर, है ना। तो वही वर्तमान के स्तर पर विश्वासों को, मूल्यों को, प्रतिमानों को हम कस करके देखें कि ये अच्छे साबित हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर उनको लागू हम करेंगे। तीसरा इसमें क्या है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना और मूल्यों का विकास करना, यानी कि सामाजिक न्याय, समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं सबको एक प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो मध्यम परिवार का हो, चाहे धनी परिवार का हो, चाहे वो गरीब परिवार का हो, किसी भी स्तर का हो, है ना। तो उनको सार्वजनिक जगह पर पहुंचने का, जाने का उनको समान अवसर मिलना चाहिए। अपने त्योहार जो है वो, अपने जो पर्व है इन सबको मनाने का उनको जो है अवसर देना चाहिए। तो सभी के साथ में सामाजिक न्याय होना चाहिए, किसी के साथ में कोई भेदभाव या किसी के साथ में कोई पक्षपात न हो, इस तरह की भावना उन बच्चों में जगानी है कि आप भी आगे चल करके इन्हीं कामों को करेंगे अपने समाज में। छात्रों और शिक्षकों में उनके द्वारा समाज के व्यक्तियों में उचित मान्यताओं और दृष्टिकोणों का विकास करना, यानी कि छात्रों और शिक्षकों में उनके द्वारा व्यक्तियों में,
पहले तो छात्रों शिक्षकों में जो है एक अच्छा दृष्टिकोण जो है, अच्छी मान्यताएं जो है ना, वो समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति वो दृष्टिकोण तो पहले तो अपने अंदर जागृत होना चाहिए। फिर हम उन्हीं के द्वारा जो है प्रयास कराएंगे समाज में जाकर के वो उन चीजों का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों का भी दृष्टिकोण जो है उचित हो सके। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कम करना। देखिए, भारत हमारा विभिन्न धर्मों का लोग है ना, विभिन्न धर्मों का जो है ये समाज है, राष्ट्र है। विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उनकी कुछ अलग से सामाजिक मान्यताएं भी हैं, उनके कुछ अलग से पर्व भी हैं, उनकी कुछ अलग अलग संस्कृतियां भी हैं, लेकिन फिर भी हम एक जो है एक हिंदुस्तानी है, एक भारतीय है। उनकी वजह से हमारे अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए। जो वो विभिन्नताएं आ रही है, वो जो जैसे मान लिया पहाड़ी क्षेत्र पर जाएंगे, कहीं जंगली क्षेत्र पर जाएंगे, कहीं आदिवासी मिलेंगे, है ना, जनजाति वगैरह मिलेंगी, तो विभिन्न धर्मों के अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, पर्व है, तो उनसे हमारी संस्कृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए या पूरे राष्ट्र की एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि उस मान्यताओं को कम से कम करने की कोशिश करें, हम एक राष्ट्रीय जीवन जीने की कोशिश करें। नेक्स्ट कहते हैं प्रतिभाशाली युवकों की खोज करना और अपनी प्रतिभाओं के विकास में सहायता करना। यानी कि हम कुछ इस तरह की प्रतियोगिताएं उस स्तर पर चालू रखें या ऑर्गेनाइज करें प्रतियोगिता, जिसमें हमें पता लग जाए कि औसत बुद्धि वाला बच्चा कौन है, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कौन है, प्रतिभावान बालक कौन है। उन प्रतिभावान बालकों को फिर अलग से उनका ग्रुप बना करके उनकी अपनी प्रतिभा के विकास में है या अपनी प्रतिभा का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं उनको वो समझाना है, और अपनी प्रतिभा के माध्यम से वो राज्य में क्या अपना योगदान दे सकता है, राष्ट्र में क्या योगदान दे सकता है ना, इस चीजों को उसको समझाना है। नेक्स्ट आता है इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की कुशलता और नेतृत्व शक्ति का विकास करना। क्योंकि जीवन के अब विभिन्न जो प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसमें उसको नेतृत्व प्रदान करना है, उसको कुशलता प्रदान करनी है, प्रवीणता प्रदान करनी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है उसके बाद जो अपना रोजगार बनाएंगे, कोई नौकरी लेगा, कोई व्यवसाय अपनाएगा, व्यापार करेगा, है ना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जाना है। तो जो विभिन्न क्षेत्र आ जाएंगे उनमें उनको प्रवीणता लानी है, कुशलता लानी है, इसके लिए उनको तैयार करना है और उसमें नेतृत्व शक्ति का भी उनका गुण जो है उनके अंतर्गत आना चाहिए। तो ये भी एक उद्देश्य हम मान सकते हैं इसका। और नेक्स्ट इसमें कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना। देखिए, कई कुछ व्यवसाय बताए हैं इन्होंने। कृषि है, आपका एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस है, और आपकी बेसिक साइंस है आपकी, और टेक्नोलॉजी है। तो इनमें भी हमें कुछ कुशलता लानी है। कुछ बालकों को या ज्यादातर बालकों को जो है हम उसमें कुशल बनाएं, प्रवीण बनाएं, प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें उनको, है ना, और इस प्रकार से एक प्रशिक्षित व्यक्तियों का हमारे समाज में निर्माण हो जाएगा इस आधार पर। और लास्ट में इसमें बताया कि राष्ट्रीय क्षेत्र का विकास करना। इन बालकों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना, है ना, या राष्ट्रीय चेतना की भावना जो है इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जगाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पाठ्यक्रम इसी प्रकार का बनाया जाएगा कि उस पाठ्यक्रम को पढ़ करके, उस पाठ्यक्रम पर चल करके, उस पाठ्यक्रम पर कुछ एक्टिविटी करके जो है इस तरह की गतिविधियां में कर सके और उन गतिविधियों से बालकों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट इसमें आता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम जो है निर्माण किया जाता है जिस प्रकार के हमारे उद्देश्य होते हैं, जिस स्तर के, जिस लेवल के हमारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और पाठ्यक्रम के बाद फिर टीचर्स जो है उन्हीं शिक्षण नीतियों का जो है सहारा लेता है, प्रयोग करता है कि वो उद्देश्य उससे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम पाठ्यक्रम देखते हैं कि पाठ्यक्रम कैसे कैसे बताया है उन्होंने बताया है कि स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया जाए। 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम
जैसे बीए बीएससी बीकॉम है। और इस स्तर पर सामान्य और ऑनर्स दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यानी कि इसमें हम सामान्य ग्रेजुएशन और आपका ऑनर्स ग्रेजुएशन जो है, इन दोनों क्लासों को उस पर चलाने का प्रयास करना चाहिए। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में नए नए विषयों का समावेश करना चाहिए, चाहे आपका आर्ट का है, चाहे साइंस का है, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का है। नए नए विषय और लाने चाहिए उसमें, ताकि जो है बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो अपने किसी भी विषय को उसमें ले सकता हो, सिलेक्शन कर सकता हो, चुन सकता हो, है ना। नेक्स्ट इसमें आता है कि स्नातक स्तर पर 1 या 2 विषयों में गहन अध्ययन आवश्यक होना चाहिए। स्नातक स्तर पर जैसे अब जो वर्तमान की मैं बात करता हूं, कम से कम 20, 25, 30 साल पुरानी की मैं बात करता हूं, तो अब ग्रेजुएशन जो है कम से कम 3 विषयों में तो अनिवार्य है ना। उसके बाद कुछ फाउंडेशन कोर्स होते हैं, कुछ क्वालिफाइंग कोर्स होते हैं, उसमें उनमें बच्चों को पास होना होता है ना। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं, उसी टाइम उस टाइम कह रहे हैं कि 64-65 की बात है कि स्नातक स्तर पर 1 या 2 विषयों में बच्चों को गहन अध्ययन, डीपली अध्ययन जो है, स्टडी जो है बच्चों को करवानी चाहिए। उस 2 विषयों का तो उसको कम से कम मास्टर बना ही देना चाहिए, काफी उसको ज्ञान हो जाना चाहिए 2 विषयों का। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं और शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। भारतीय जितनी भी भाषाएं आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, है ना, उन सब चीजों की, और जितनी भी यहाँ की शास्त्रीय भाषाएं हैं, उन सब चीजों के अध्ययन की व्यवस्था इन्होंने करने की बात कही है। साथ ही में विदेशी भाषाओं, अंग्रेजी और रूसी जैसी अंग्रेजी भाषाओं को उनकी पढ़ाने की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की बात भी उन्होंने कही, क्योंकि रूस जो है इनका शुरू से ही एक दोस्ताना देश रहा है, दोस्त देश रहा है, इसलिए रशियन को सिखाने की बात कही है। और अंग्रेजों के तो भारत जो है गुलाम रहा कम से कम 300-400 साल, तो उसका अंग्रेजी भाषा का तो यहाँ पर अब तक भी उसका प्रभाव है। तो उसकी भी बात कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा और रूसी भाषा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम ये पाठ्यक्रम को जो है, जो शिक्षण स्तर है उसका, जो इससे पहले जो शिक्षण स्तर था वो कैसा था, उसमें कुछ कमियां थी, है ना। तो इस पाठ्यक्रम को अपना करके उस शिक्षण स्तर में हमें सुधार क्या क्या करने हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि यूजीसी जो एक हमारी संस्था है अनुदान वाली, उसमें एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो हमारी संस्थाओं की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार के लिए वो सुझाव दे सकती है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना चाहिए, रटने से भी ज्यादा लाभ नहीं होता है, उसके स्थान पर चिंतन मनन का हमें प्रयोग कराना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, बोध होना चाहिए, बच्चे को पता लगना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक में बताया क्या जा रहा है। खाली रटने से कुछ नहीं हो सकता है, तो हमें चिंतन मनन जो है वो करना चाहिए, ताकि हमारी स्मृति जो है वो बढ़ सके। व्याख्यान के बाद उसकी सामग्री को आत्मसात करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। यानी कि जब टीचर अपना लेक्चर दे देते हैं, तो अब बच्चों को थोड़ा सा उसको उस पर चिंतन भी करना है, मनन भी करना है, उसे देखना भी है, उसको समय देना चाहिए, उसको स्वाध्याय के लिए भी समय देना चाहिए कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो हमने पढ़ाया उसको देख सकते हैं और उससे अपना टैली भी कर सकते हैं, उससे जो टीचर से जो बताया है उसको थोड़ा सा उसमें देख सकते हैं कि इस तरह से बताया है, ये हमारे काम आने वाली चीजें हैं, तो हमें अच्छी तरह से उसको तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कक्षा शिक्षण को कुछ समय करके उसके स्थान पर जो है स्वाध्याय, विचार विमर्श, समस्या समाधान और वाद विवाद हो सकता है, और लेखन जो है उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि लेक्चर देने के बाद में कुछ ये अलग से विधियां हैं, ये आपकी वाद विवाद विधि होगी, विचार विमर्श विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी, आपकी स्वाध्याय विधि होगी आपकी, है ना। इस प्रकार से इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो है जो पढ़ाया हुआ है वो ज्ञान वो परमानेंट हो जाए, स्थायी ज्ञान हो जाए, उनको बच्चों को मिल जाए। और इस हेतु पुस्तकालय, संगोष्ठियों, भवनों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनको इस तरह का कार्यक्रम कराना है, उनसे स्वाध्याय कराना है, विचार विमर्श कराना है, तो पुस्तकालय भी होना जरूरी है, पुस्तकालय में पुस्तकें भी होनी जरूरी है, उनमें उस तरह का ज्ञान भी होना जरूरी है। नए अध्यापकों की नियुक्ति
ग्रीष्म अवकाश में ही की जानी चाहिए, जिससे सत्र जो है हमारा सुचारू रूप से चल सके। यानी कि सत्र को चलाने से पहले ही जो नए टीचर है उनकी ग्रीष्म अवकाश में ही नियुक्ति कर देनी चाहिए, ताकि वो प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके अपने लेक्चर देने में, पढ़ाने में। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि किसी शिक्षक को सत्र के बीच में संस्था छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि किसी जो टीचर को आपने अपॉइंट कर चुके हैं आप, तो उसको जो है शिक्षण सत्र बीच में छोड़ के जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने अपना एक सिलेबस दे रखा है उसको कम से कम कंप्लीट तो करके ही उसको जाना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने बताया है कि किसी भी शिक्षक को एक समय 7 दिन से अधिक का अवकाश न दिया जाना चाहिए। यानी कि एक साथ जो है 7 दिन का अवकाश जो है दे दे, लेकिन इससे ज्यादा अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक गैप आ जाता है छात्र और शिक्षक के बीच में, और वो गैप जो है वो बच्चों का नुकसान ही कर सकता है, कॉलेज का नुकसान करेगा, क्योंकि वो बच्चे जो है क्लास में पिछड़ सकते हैं, सिलेबस में पिछड़ सकते हैं, उनके अंदर भी इंटरेक्शन हो रहा तो इंटरेक्शन भी सही तरह से नहीं हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, किस स्तर की जो है वो हम अपने शिक्षा को जो है बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या माध्यम, कौन सी भाषा को देना चाहिए। स्नातक स्तर की शिक्षा जो है क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से की जानी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसके माध्यम की बात इन्होंने कही है। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जा सकती है, यानी कि कैन बी दी जा सकती है, यानी कि अगर जरूरत है तो अंग्रेजी माध्यम से दी जा सकती है, नहीं तो क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए। अध्यापकों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, तब जाकर के वो बच्चों की जो है उनके जो डाउट्स है, उनके प्रश्न है, उनको वो क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है शिक्षा का मूल्यांकन, यानी कि इस शिक्षा का मूल्यांकन भी किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। क्या बताया इन्होंने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट बनाई जानी चाहिए, जो विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देगा और उसके लिए नियम बनाएगा, और इन निर्णयों से या इन नियमों से सभी विश्वविद्यालयों को भी वो अवगत कराएगा। यानी कि यूजीसी के अंतर्गत या यूजीसी के तरफ से उनकी ओर से ही एक केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट बनाई जानी चाहिए। एक केंद्र की बात आ गई ना, केंद्र स्तर की बात आ गई, फिर वहां से जो भी वो परीक्षा प्रणाली के लिए निर्णय लेंगे, नियम बनाएंगे, उससे जितने भी पूरे भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उन पर वो लागू होगा, उनको वो अवगत कराएगा उस चीज के लिए। बाह्य परीक्षाओं के स्थान पर आंतरिक परीक्षाओं को ज्यादा स्थान दिया जाना चाहिए। बाह्य परीक्षाओं से नुकसान ज्यादा हो जाता है, और आंतरिक परीक्षाएं जो आंतरिक शिक्षकों के द्वारा ली जाएगी तो उससे मूल्यांकन अच्छा हो जाता है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को सेमिनार, कार्यशालाओं के माध्यम से मूल्यांकन की नवीन और उन्नत विधियों से अवगत कराया जाना चाहिए। समय समय पर कुछ ऑर्गेनाइज करने चाहिए सेमिनार, कुछ सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने चाहिए, कुछ आपकी कार्यशालाएं जो होती है, वर्कशॉप जो होती है उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसमें कुछ शिक्षण विधियों के माध्यम जो नई नई शिक्षण विधियां, नई नई शिक्षण तकनीकियां आई है उनसे अवगत कराना चाहिए। कुछ परीक्षा सुधार की जो प्रणालियां आई है, तकनीकियां आई है, विधियां आई है, उनसे भी उनको अवगत कराना चाहिए या उनको उसमें ट्रेन करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक परीक्षक को अधिक से अधिक 500 उत्तर पुस्तिका ही दी जानी चाहिए। चेक करने के लिए सिर्फ 500 पुस्तिका की बात करिए, उत्तर पुस्तिका की, कि उसका जो टाइम पीरियड है चेक करने का, सिर्फ 500 कापियां चाहिए उनको। परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे उनके मन में लालच आ जाएगा, और लालच में जो है वो धड़ाधड़ कापी को जो है वो चेक करते जाएंगे, और कोई अनगिनत कापी जो होंगी उनको अगर मिलती रहेंगी तो और पैसा मिलता रहेगा। तो दो चीजें वहां पर पनपेगी, एक तो जल्दबाजी में बच्चों के क्वेश्चन जो है वो सही का रखा है, गलत का रखा है, उसको सही ढंग से वो नहीं देख पाएंगे, तो वहां पर नंबर जो देने की वो है बात, वहां पर वो सही नहीं हो सकती है। यानी कि जिस बच्चे के नंबर आने चाहिए ज्यादा उसके कम हो सकते हैं या वो सब हो सकते हैं, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति जो है ये परखने नहीं चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी।